बजट क्यों? सरकार है, बजट बनाती है। बजट बहुत बड़ा मुद्दा होता है, सब कोई बजट पे निगाहें रखता है। वो एक छोटा से छोटा इंसान हो या बड़ा से बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट और बिजनेसमैन हुए हो, सबकी निगाहें बजट के दिन जब लोकसभा में फिनेंस मिनिस्टर बजट प्रेजेंट करते हैं तो सब कोई बजट को बड़ी उम्मीद, बड़ी निगाहों से देखता है। बजट आने के बाद लोग रिस्पॉन्सेस देते हैं, बजट अच्छा है, बजट अच्छा नहीं है। गवर्नमेंट क्लेम करती है ये बजट ये कर सकता है, ये बजट वो कर सकता है। तो बजट क्या कर सकता है, आइए हम बात करते हैं। आज हम बात करेंगे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गवर्नमेंट बजट, कि सरकार बजट क्यों बनाती है, सरकार के बजट के पीछे क्या रीजन है, और बजट बनाना इतना जरूरी क्यों है, और बजट का दिन इतना इंपॉर्टेंट क्यों होता है। जैसे कि आपको पता है कि जो गवर्नमेंट बजट है उसमें सिंपल सी बात की जाती है कि गवर्नमेंट के एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर्स क्या होंगे, गवर्नमेंट के एस्टिमेटेड रिसीट्स क्या होंगे ओवर द ईयर। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले पॉइंट की कि जो सरकार की बजट होती है, जो हमारी गवर्नमेंट की बजट होती है, वो हमारे जीडीपी को बहुत ज्यादा अफेक्ट करती है, डायरेक्ट हिट करती है। क्योंकि पॉइंट सिंपल सा है, जीडीपी के ग्रोथ के लिए सरकार बजट बनाती है। कैसे? देखो भाई, जब हम जीडीपी की बात करते हैं तो हम जीडीपी से क्या समझते हैं? जीडीपी का सिंपल सा सेंस होता है कि एक साल में जितने भी सेक्टर्स होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्शरी, जो भी उन्होंने प्रोडक्शन करा है, जब उनके प्रोडक्शन को हम मार्केट रेट पे कैलकुलेट करते हैं, सम टोटल करते हैं, तो जो डेटा हमें मिलता है मॉनेटरी वैल्यू, उसे कहा जाता है जीडीपी। और जीडीपी को बढ़ाने के लिए हमें क्या मांगता है? हमें इन्वेस्टमेंट मांगता है। ठीक है, क्योंकि बिजनेसेस होंगे, इंडस्ट्रीज होंगी, फैक्ट्रीज होंगी, उसमें इन्वेस्टमेंट होगा, प्रोडक्शन होगा, तो ऑब्वियस सी बात है भैया हमारा जीडीपी तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। अब आपको पता है कि हम जिस इकोनॉमी में है, उस इकोनॉमी का सिस्टम है वो मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम पे काम करता है। एक तरफ पब्लिक है, एक तरफ प्राइवेट है। सरकार भी प्रोडक्शन करती है, उसका भी प्रोडक्शन जीडीपी में काउंट किया जाता है, और प्राइवेट सेक्टर में प्रोडक्शन करते हैं, उनका प्रोडक्शन भी जीडीपी में काउंट किया जाता है, नो डाउट। बट मैटर ये है कि किस तरीके से बजट हमारे जीडीपी के ग्रोथ को बढ़ाएगी। तो सुनिएगा जरा, अगर सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करती है, किस पे करते हैं? इंफ्रास्ट्रक्चर। अगर सरकार मतलब पब्लिक सेक्टर के रेफरेंस के में बात करो, सरकार रोड्स, डैम्स, इलेक्ट्रिसिटी की प्रोविजन की इलेक्ट्रिसिटी का प्रोविजन करती है, या फिर कम्युनिकेशन की फैसिलिटीज बढ़ाती है, या फिर बैंकिंग का एक्सपेंशन करवाती है, तो इन सब चीजों के कारण कहीं ना कहीं हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रांग होगा। और आपको पता है प्रोडक्शन के लिए, बिजनेस के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर परक्सिट होता है, सबसे पहली जरूरत होती है। क्योंकि अगर रोड्स नहीं रहेंगे, प्रॉपर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम नहीं रहेगा, कम्युनिकेशन सिस्टम नहीं रहेगा, इलेक्ट्रिसिटी नहीं रहेगी, प्रोडक्शन कैसे होगा? तो अगर सरकार इन सब चीजों का इन्वेस्टमेंट करती है, मतलब इन चीजों पे इन्वेस्टमेंट करती है, तो कहीं ना कहीं हमारे इकोनॉमी में प्रोडक्शन के चांसेस ज्यादा होते हैं, मैन्युफैक्चरिंग की अपॉर्चुनिटीज बढ़ती हैं, लोग को यहाँ पे फायदा होता है, तो लोग आते हैं यहाँ पे प्रोडक्शन करने और हमारे जीडीपी को बढ़ा के चले जाते हैं। दूसरा तरीका है, एक तो हम इंफ्रास्ट्रक्चर पे सरकार खर्च करे, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर का जो भी पैसा आता है, कहते हैं ना कि सरकार इतने लंबे नए रोड्स बनाएगी, यहाँ पे ब्रिजेस बनाएगी, यहाँ पे इलेक्ट्रिफिकेशन का काम करेगी, तो बजट में ही आते हैं उन सारे के सारे चीजों के पैसे। सरकार एक और तरीका अपना सकती है, कहेगी सरकार कि हाँ जी, अगर आप यहाँ पे प्रोडक्शन करोगे या फिर इस सेक्टर में अगर आप इन्वेस्टमेंट करोगे तो आपको टैक्स में छूट दी जाएगी, या फिर आपको सब्सिडाइज रेट पे रिसोर्सेज अवेलेबल करवाए जाएंगे। तो सब्सिडाइज रेट पे रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी या टैक्स में छूट इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करती है। क्या करती? इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करती है। स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करता है, और इसी के दम पे इकोनॉमी बढ़ती है, इकोनॉमी का जीडीपी बढ़ता है। अब बेस्ट एग्जांपल ले लो, दुबई। दुबई कुछ सालों पहले, चंद सालों पहले, आप देख सकते हो गूगल पे जाके डेटा, कि दुबई क्या था? उसके पास कुछ नहीं था। दुबई के पास अल्टीमेटली ऑयल था, तेल था, लेकिन आज दुबई एक टूरिज्म का हब बन जाता है। आज दुबई दुनिया के बेस्ट ब्रांड का एक हब बन जाता है, मॉल्स के लिए जाना जाता है, बड़े बड़े टावर्स और बड़े बड़े बिल्डिंग्स के लिए जाना जाता है। क्यों? क्योंकि दुबई ने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम किया, अपने रोड्स पे काम किए, अपने बिल्डिंग्स पे काम किए, इलेक्ट्रिसिटी पे काम किया, कम्युनिकेशन पे काम किया। मात्र एक रिसोर्स था, ऑयल, लेकिन आज दुबई बहुत ज्यादा रिच है, और ये शायद आप लोगों से बताने की जरूरत भी नहीं है। लोगों का सपना होता है कि हम कभी दुबई घूमने जाएंगे। तो
इसलिए याद रख लीजिएगा, अगर सरकार को जीडीपी ग्रोथ करना होता है तो सरकार अपने बजट में इन्वेस्टमेंट का प्रोविजन करती है। सरकार रोड ट्राम जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करती है और प्राइवेट सेक्टर को इन्वेस्टमेंट के लिए अट्रैक्ट करने के लिए सरकार उनको सब्सिडी देती है या फिर उनको टैक्स में छूट देती है, और ये सारी चीजें सरकार के बजट में होती हैं और इसीलिए बजट हमारे जीडीपी को बढ़ाने में, हमारे जीडीपी के ग्रोथ में काफी ज्यादा मदद करता है। तो चलिए भाई, उम्मीद है आपको पहला ऑब्जेक्टिव समझ में आया और किस तरीके से जो बजट है वो जीडीपी पे फर्क डालता है। दूसरा है बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट। जैसा कि आपको पता है कि हमारे कंट्री में से बहुत सारे स्टेट्स हैं जो कि अभी भी बैकवर्ड हैं, अंडर डेवलप हैं। आप बिहार का एग्जांपल ले सकते हैं, यूपी का भी एग्जांपल ले सकते हैं। दिस इज अ रियल एग्जांपल। कोई ये क्लेम करे कि नहीं जी बहुत अच्छा है, आप लखनऊ को देख के यूपी का अंदाजा नहीं लगा सकते, आप पटना को देख के बिहार का अंदाजा नहीं लगा सकते, क्योंकि हर स्टेट की राजधानी कैपिटल को जानबूझ के डेवलप किया जाता है, क्योंकि पॉलिटिक्स वहां पे बेस्ड होता है। बाकी अगर आप दूर दराज इलाकों में जाओगे तो लोग मर रहे हैं, लोग जी रहे हैं, किसी को कोई इससे फर्क नहीं होता। लेकिन अगर सरकार चाहे तो इन एरियाज को डेवलप कर सकती है। आप देखो, अगर आप पुराने हालातों की बात करो तो कभी यही स्टेट्स अच्छे थे, लेकिन आज महाराष्ट्र आगे हो जाता है, राजस्थान आगे हो जाता है, कर्नाटक आगे हो जाता है, आपके सामने गुजरात आगे हो जाता है। इसके पीछे सिंपल सा रीजन है, क्योंकि उन एरियाज को डेवलप किया गया, सरकार ने पैसे अलोकेट करे थे उन एरियाज को डेवलप करने के लिए। तो अगर कोई बैकवर्ड एरिया है तो सरकार उसको सेज के रूप में अनाउंस कर देती है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन के तौर पे अनाउंस कर देती है। अब उस एरिया में अगर इन्वेस्टमेंट हो तो छूट मिलती है, टैक्स में छूट मिलता है, इलेक्ट्रिसिटी भी रेट कम अवेलेबल होता है, कम रेट पे अवेलेबल होता है। मतलब एक ऐसा सिस्टम तैयार किया जाता है ताकि उस एरिया की डेवलपमेंट हो, उस एरिया में इन्वेस्टमेंट हो, वहां पे फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती है, सरकार अपनी ऑफिसेज ओपन करती है, नए नए प्रोजेक्ट्स उन एरियाज में लॉन्च किए जाते हैं। जैसे इसी बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट के लिए बिहार के पटना में एम्स लाया गया, या फिर बनारस में एम्स की बात यहां पे हो रही है। तो जो एम्स की बात होती है, कहां बात हुई, इसी बजट में बात होती है, ताकि एरियाज को बैलेंसली डेवलप किया जाए। जो बैकवर्ड हैं और जो काफी आगे हैं उनमें जो गैप है उस गैप को क्या किया जाए, कम किया जाए। तो इसीलिए इन सभी चीज के डेवलपमेंट के लिए पैसे की जरूरत होती है और पैसे का एलोकेशन बजट में होता है। इसीलिए बजट बैलेंस रीजनल ग्रोथ लाने में भी, डेवलपमेंट लाने में भी क्या करता है, काफी ज्यादा सपोर्ट करता है। नेक्स्ट आपके सामने है एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। जैसा कि आपको पता है, मार्केट इकोनॉमी की बात कर लीजिए, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की बात कर लीजिए, जो चीज ज्यादा प्रॉफिटेबल होता है, जो चीज ज्यादा डिमांड में होती है, प्रोडक्शन भी उन्हीं चीज का होता है, ठीक है। लेकिन सवाल ये है कि अगर जो चीज ज्यादा डिमांड में है, जो चीज ज्यादा फायदा में है, फायदे वाली चीज है, हम उसी का अगर बस प्रोडक्शन करेंगे तो क्या इकोनॉमी चल पाएगी? क्या जो वेलफेयर का जो मुद्दा होता है, कोई भी इकोनॉमी हो, हर इकोनॉमी वेलफेयर का मुद्दा होता है, क्या उसको लोग अचीव कर पाएंगे? क्या सरकार अचीव कर पाएगी? क्या नहीं, ऐसा नहीं हो पाता अगर आप बस मार्केट इकोनॉमी में उन चीजों का प्रोडक्शन करें जो चीज प्रॉफिट अट्रैक्ट करती है, जो चीज फायदा देती है। जैसे डिफेंस में थोड़ी कोई पैसा लगाना जाएगा, लॉ एंड ऑर्डर उसमें थोड़ी कोई पैसा लगाना जाएगा। आप प्राइवेट वाले को दो कि भाई आप पुलिस का सिस्टम चलाओ, वो नहीं चलाएगा, वो देखेगा भाई मेरे को रिटर्न मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। अगर रिटर्न नहीं मिल रहा वो नहीं करेगा। इसे कहा जाता है कि सरकार अपने रिसोर्सेज को दो जगह अलोकेट करती है, एक जो प्रॉफिट वाली जगह ताकि उससे लोगों की डिमांड भी फुलफिल हो, और एक ऐसी जगह जिससे प्रॉफिट तो ना मिले लेकिन वेलफेयर हो। जैसे सिंपल सी बात है, सरकार रैन बसेरे बनाती है। ये रैन बसेरा क्या होता है? ऐसे गरीब लोग जिनके पास रहने को छत नहीं है, जिनका अपना घर नहीं है, पक्का घर नहीं है, कुछ इलाकों में सरकार घर बनाती है और घर बना के लोगों को देती है। अब घर बना के लोगों को फ्री में देना कहीं से भी प्रॉफिट का मैटर है क्या? नहीं। रियल एस्टेट वाले बेचते तो प्रॉफिट कमाते हैं, लेकिन सरकार को अपने कॉमन पब्लिक की भलाई के लिए उन रैन बसेरों को बना के घर बना के देना होता है, जिसमें सरकार का कोई फायदा नहीं होता। और उसके पीछे एक रीजन होता है, क्योंकि सरकार को रिसोर्सेज को अलोकेट करना है ताकि आम जनता की भलाई हो सके, वेलफेयर हो सके। और ये जो रैन बसेरे बनाने के जो खर्चे होते हैं वो कहां से आते हैं? ऑब्वियस सी बात है, बजट से ही आते हैं। इसलिए कहा जाता है अलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज बजट में किए जाते हैं ताकि प्रॉफिट और वेलफेयर दोनों ऑब्जेक्टिव में बैलेंस बना रहे। क्योंकि प्रॉफिट ज्यादा, वेलफेयर कम हो जाएगा तो हालात कुछ बिगड़ जाएंगे। नेक्स्ट आपके सामने है रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। देखो भाई, आपको पता है कि हमारी इकोनॉमी में अगर इक्विटी नहीं है
इनकम बहुत ज्यादा है तो डेवलपमेंट नहीं माना जाएगा, बिकॉज डेवलपमेंट इज इक्वल टू ग्रोथ प्लस इक्विटी। एंड इक्विटी बोले तो क्या, गरीब और अमीर के बीच की जो दूरी है वो ज्यादा नहीं है, अगर कम हो तो चलेगा। पता चला कि अमीर इतना ज्यादा हो गया अमीर कि वो पैसा कहां खर्च करे वो सोच नहीं पा रहा, और गरीब इतना गरीब हो गया कि उसको पैसे कभी देखने को ही नहीं मिल रहे। एक इतना बहुत ज्यादा अमीर हो गया कि हर दिन नया खाना खा रहा है और गरीब भूखे मर रहा है। तो अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो ऐसी सिचुएशन का ग्रोथ कहीं से भी किसी भी इकोनॉमी के लिए एक्सेप्टेबल नहीं होता। इसीलिए सरकार रिचर पुअर के बीच में जो गैप है उस गैप को कम करने की कोशिश करती है। जो हमारी सरकार है अमीरी और गरीबी के खाई को कम करने की कोशिश करती है, रिड्यूस करने की कोशिश करती है। और इस पूरे के पूरे सिनेरियो को कैसे किया जाता है, तो सरकार के पास दो फिस्कल टूल्स होते हैं, फर्स्ट इज टैक्स एंड सेकंड इज सब्सिडी। वो आप कह सकते हो ना कि वो शायद वो रॉबिन हुड था ना, आई थिंक सो, कि अमीरों से लूटता था और गरीबों में बांटता था। तो सरकार इसका भी रोल कहने के लिए निभाती है। ऐसा नहीं कि अमीरों को सरकार लूटती है और गरीबों में बांटती है। सरकार रिचर पीपल पे टैक्स लगाती है, क्या करती है, टैक्स लगाती है, ठीक है। अब वहां से जो उनको टैक्स आता है वो पुअर पीपल को सब्सिडीज के फॉर्मेट में सरकार क्या करती है, देते जाती है, ताकि जो डिस्पैरिटी है, ये जो डिस्पैरिटी को क्या किया जाए, थोड़ा थोड़ा कम किया जाए। एंड दिस इज व्हाट वी कॉल रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ। इनकम एंड वेल्थ का रीडिस्ट्रीब्यूशन जो कि टैक्स और सब्सिडी के थ्रू सरकार करती है। रिचर पे टैक्स लगाती है और पुअर को सब्सिडीज देती है। सिंपल इज दैट। नेक्स्ट आपके सामने है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी हमारे देश में बहुत बड़ा मुद्दा होता है। बार बार बात आती है सरकार ही एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज देगा क्या, ठीक है भाई, क्यों नहीं देगा? क्योंकि आप देख लो सरकार कितना काम देती है। हमारे देश में लगभग 50 करोड़ लोग हैं जो कि काम कर सकते हैं, उसमें से सरकार खुला 1 करोड़ लोगों को भी काम नहीं देती। जबकि आप अदर कंट्रीज में जाओ, आप नॉर्वे में जाओ, आप स्विट्जरलैंड में जाओ, आप यूएस तक में जाओ, यहाँ पे अच्छी खासी सरकारी नौकरियां होती हैं ताकि लोगों को काम मिले और सरकार बढ़ चढ़ के एम्प्लॉयमेंट जनरेटर बनती है, सरकार एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करती है। लेकिन हमारे इंडिया में एक अलग ही सीन बन जाता है, सरकार नौकरी कम देती है, कहती है कि भाई ये काम कर लो वो काम कर लो। ऐसे नहीं होता। प्रॉपर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज का फंडा होता है, बजट में इसका प्रॉपर प्रोविजन होता है। इसका बेस्ट एग्जांपल है मनरेगा, जो कि कभी सरकार अपोज करती है, कहती है कि भाई गड्ढा भरवाए, और कभी सरकार कोविड के टाइम पे उस चीज को बैलेंस करने की कोशिश करती है, ठीक है। तो मनरेगा इतना इंपॉर्टेंट क्यों है हमारे देश में, और मनरेगा क्यों इतना ज्यादा बेनिफिशियल भी है? इसके पीछे सिंपल सी चीज है कि मनरेगा जैसे प्रोग्राम जो कि बजट का प्रोविजन होता है, इसके तहत हर उस लो पीपल, हर जो कोने के लोग होते हैं, जो सबसे नीचे की पंक्ति के लोग होते हैं, उनको काम देने की कोशिश की जाती है। काम जैसे अगर किसी एरिया में गरीब हैं और किसी गांव में गरीब हैं, तो उनसे उन्हीं की गांव की सड़क बनवाई जाती है, उनसे उन्हीं के गांव के नाले बनवाए जाते हैं। इससे 2 काम होगा, एक तो उस गांव का इंफ्रास्ट्रक्चर सही हो जाएगा, दूसरा कम से कम उनको काम मिलेगा और काम के कारण उनकी इनकम होगी और इनकम से उनका लिविंग स्टैंडर्ड थोड़ा बढ़ सकता है। भाई भूखे तो नहीं मरेंगे। इसीलिए ऐसे बहुत सारे हमारे इंडिया में गवर्नमेंट प्रोग्राम्स है जिसमें 100 दिन की गारंटीड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी सरकार देती है, क्योंकि ये सरकार की जिम्मेदारी है और आम नागरिक का ये हक है। और इसीलिए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी गवर्नमेंट के बजट का हिस्सा होती है कि सरकार एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज दे ताकि पब्लिक वेलफेयर हो सके। उसके साथ आपके सामने एक लास्ट फीचर है, इसको बहुत ध्यान समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो कि बजट के थ्रू किया जाता है। तो बजट के थ्रू हमारे यहाँ इकोनॉमिक स्टेबिलिटी होती है। भाई कैसे सरकार इकोनॉमी को स्टेबल कर पाती है बजट के थ्रू? देखो भाई, अगर इकोनॉमी अनस्टेबल होगा तो 2 सिनेरियोज हो सकते हैं, या तो इकोनॉमी में इन्फ्लेशन होगा या तो इकोनॉमी में डिफ्लेशन होगा। सर इकोनॉमी में इन्फ्लेशन का मतलब क्या? बच्चा, अगर हम इकोनॉमी में इन्फ्लेशन की बात करते हैं व्हिच मींस महंगाई है, जनरल प्राइस लेवल जाता है, और उसके पीछे रीजन ये है कि मनी सप्लाई क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है इन्फ्लेशन के केसेस में। वही डिफ्लेशन के केस में मनी सप्लाई क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो अगर पैसे की कमी है तो मंदी जैसे हालात हो जाते हैं, और अगर पैसा जरूरत से ज्यादा है तो महंगाई जैसे हालात हो जाते हैं। अब इन हालातों को सही करने का तरीका, सिंपल सा सही करने का तरीका, अगर मनी ज्यादा है तो मनी को जाने से रोकिए या फिर आप मनी को कम कर दीजिए।
या फिर अगर मनी सप्लाई कम है तो मनी को और ज्यादा आप क्या कीजिए, बढ़ाइए। मनी सप्लाई आप क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। सो दिस इज द इशू एंड दिस इज द रेक्टिफिकेशन। ठीक है, अब सवाल है कि सरकार बजट से कैसे कर लेती है। सुनिएगा जरा, अगर महंगाई है, क्या है, महंगाई है, तो सरकार बजट में इनडायरेक्ट टैक्स जीएसटी को अगर कम करती है तो भाई महंगाई कंट्रोल हो सकती है। पहला तरीका। तो हम इनडायरेक्ट टैक्स और जीएसटी के बारे में कहां बात करते हैं, ठीक है, इनडायरेक्ट टैक्स और जीएसटी के बारे में हम कहां बात करते हैं, तो इनडायरेक्ट टैक्स और जीएसटी के बारे में हम बात करते हैं बजट में। कहां बात करते हैं हम, बजट में। आपको याद होगा हमने रेवेन्यू रिसिप्ट्स पे बात की थी कि रेवेन्यू रिसिप्ट्स में ही हमारा टैक्स एंड नॉन टैक्स का फंडा आता है। तो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए, इन्फ्लेशन को सही करने के लिए यहां पे क्या हो सकता है, तो सरकार इनडायरेक्ट टैक्स के रेट को घटा सकती है या फिर डायरेक्ट टैक्स के रेट को बढ़ा सकती है। डायरेक्ट टैक्स के रेट के बढ़ने के कारण मनी सप्लाई क्या हो सकती है, कम हो सकती है। मैं बता रहा हूं हो सकता है, होता है मैं नहीं कह रहा, इस बात को आप ध्यान रख लीजिएगा। दूसरा तरीका, सरकार अपना जो बजट है उसको सरप्लस बनाए। क्या बनाए, सरकार अपने बजट को सरप्लस बना सकती है। आपको याद होगा सरप्लस बजट, सरप्लस बजट में सरकार के खर्चे कम होते हैं और सरकार की कमाई ज्यादा होती है। जब सरकार की कमाई ज्यादा होती है विच मीन सरकार मार्केट में कम पैसा लेके जाएगी, और जब कम पैसा लेके जाएगी तो ऑब्वियस सी बात है इन्फ्लेशन कंट्रोल हो सकता है। ठीक है, आप इसका रिवर्स कर लीजिएगा, डिफ्लेशन है तो डिफ्लेशन में मनी सप्लाई क्या है, ज्यादा है, तो मनी सप्लाई बढ़ाना है तो कैसे बढ़ेगा, सरकार सब्सिडीज देना शुरू कर दे, सरकार डायरेक्ट टैक्स के रेट्स क्या कर दे, यहां पे कम कर, ताकि लोगों के पास पैसा बचेगा। या फिर सरकार एक बजट बना सकती है जिस बजट का नाम हो सकता है डेफिसिट बजट। मतलब इस डेफिसिट बजट के तहत सरकार अपने एक्सपेंसेस को, अपने एक्सपेंडिचर को ज्यादा रखेगी और सरकार अपनी कमाई को क्या करेगी, कम करेगी। तो जब सरकार की कमाई कम और खर्चे ज्यादा हैं तो मार्केट में पैसा ज्यादा जाना चाहिए था, क्योंकि ऑलरेडी पैसा कम है, तो बजट के थ्रू सरकार का पैसा मार्केट में जाएगा तो डिफ्लेशन जैसे हालात सुधर के आएंगे। इसीलिए मैंने आपको लास्ट वाले सेशन में कहा था कि डेफिसिट और सरप्लस यूं ही हो नहीं जाता, सरकार जानबूझ के इकोनॉमी के हालात के अनुसार बनाती है। अगर महंगाई जैसा सिचुएशन है तो सरकार सरप्लस बजट बनाए, और अगर मंदी जैसे, डिफ्लेशन जैसे हालात हैं तो सरकार को डेफिसिट बजट बनाना चाहिए। इसीलिए यहां पे कहा जाता है कि बजट बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। बहुत बजट का जो डे होता है बहुत इंपॉर्टेंट डे होता है किसी भी इकोनॉमी के लिए, क्योंकि बजट बहुत सारे मुद्दों पे काम करती है। मैंने तो यहाँ पे सर्टेन बस 6 मुद्दे ही बताए, बट बजट का जो इम्पैक्ट है वो हर एक कॉमन इंसान तक पहुंचता है, जो इंसान उस देश में रहता है, खाता है या फिर कमाता है। तो चलिए, उम्मीद आपको समझ में आया होगा कि सरकार जो है वो बजट क्यों बनाती है, क्योंकि बजट के सर्टेन 6 ऑब्जेक्टिव्स थे। अब आप इसको देखिए, समझिए। तब तक के लिए अलविदा, हम आपसे मिलेंगे नए चैप्टर के साथ, नए टॉपिक में। सो स्टे ट्यून एंड थैंक यू सो मच। थैंक यू।